हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश शाह। B1 सीरीज़ हमारी जो चल रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें राष्ट्रीय आय का चैप्टर चल रहा है। पुराने 6 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। ये पार्ट 7 है, राष्ट्रीय आय का पार्ट 7। इसमें हम राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहली विधि उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि जो है वो क्लियर कर ली है। अब हम ले रहे हैं आय विधि, इनकम मेथड। नाम से ही क्लियर है, आय विधि का मतलब है कि देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादन के साधनों को अपनी सेवाएं देने के बदले में जो आय प्राप्त होती है उसका योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। चारों की आय को अगर हम जोड़ दें, मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ, ये जोड़ दिया तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो गई। ये आय विधि से है। इसमें ये ध्यान रखना है, केवल साधनों की आय इसमें जुड़ेगी, हस्तांतरण आय इसमें शामिल नहीं होगी। भले वो प्राप्त हो लेकिन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी, क्योंकि साधन आय इसलिए शामिल होती है क्योंकि इसके बदले में सेवाएं दी गई हैं, उत्पादन हुआ है। अब ये तो मालूम पड़ गया कि साधनों की आय को हम जोड़ें एक वर्ष की अवधि में, भले वो देश के अंदर दी हुई हो या बाहर दी हुई हो, साधनों की आय को जोड़ने पर हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। लेकिन कैलकुलेशन कैसे करें, उसके जो विभिन्न चरण हैं, डिफरेंट स्टेप्स जो हैं, उसको हम एक एक करके एनालाइज करते हैं। पहला चरण इसमें जो है वो है साधन और साधन आय की पहचान, कि उत्पादन के कौन कौन से साधन अपनी सेवाएं देकर आय अर्जित कर रहे हैं और क्या क्या आय अर्जित कर रहे हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये सभी सेवाएं दे रहे हैं, इनकी अर्जित आय, इनकी हमको पहचान करना है, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा पॉइंट है हमारा साधन आय का वर्गीकरण। हमने जो पहचान की है कि कौन कौन से साधन आय प्राप्त कर रहे हैं, उनका हम वर्गीकरण करते हैं। पहला है इसमें ए में कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मैं यहाँ पर केवल लेबर की बात करूँगा। हमारा जो एक साधन है श्रम, उसको जो प्राप्त होता है उसको हमने नाम दिया है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में इन सबको समझा दिया है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक का मतलब होता है कि कोई मजदूर, कोई श्रमिक अपनी सेवाएं देता है तो उसको नकद रूप में, जैसे मजदूरी, वेतन, बोनस, भत्ते जो भी मिलते हैं नकद रूप में, सुविधाओं के रूप में जैसे निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा है, निःशुल्क आवास, ये सुविधा है। और नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। ध्यान रखना, मैंने यहाँ अंडरलाइन किया नियोक्ता। नियोक्ता जो सुरक्षा योजना में अंशदान कर रहा है वही जुड़ेगा। कर्मचारी अपनी सैलरी से अगर सुरक्षा बीमा में कहीं अंशदान करता, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उसकी मजदूरी में ही शामिल है। ये नियोक्ता जो दे रहा है, सामाजिक सुरक्षा में अंशदान कर रहा है, वो इसमें जुड़ेगा। तो इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो यह आ जाता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जो कि श्रमिक से संबंधित है। बी में हम लेते हैं प्रचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसे भी हमने पहले समझाया है कि हम कोई फैक्ट्री का प्रचालन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, तो श्रमिकों को देने के बाद, श्रमिकों को पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचा, अधिशेष मतलब बचा, तो जो बचा है उसी को हम प्रचालन अधिशेष कहते हैं। 3 साधन बचे हैं, भूमि, पूंजी और उद्यम। भूमि, पूंजी और उद्यम की जो आय है उसको हमने कहा है लगान या किराया, रेंट। रॉयल्टी, ये भी एक प्रकार से किराया ही है। ब्याज और लाभ, इन सबको अगर हम जोड़ दें, लगान, रॉयल्टी, ब्याज और लाभ, इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा प्रचालन अधिशेष। और तीसरा हमने लिया है मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज नॉन एज मिक्स्ड इनकम।
स्वनियोजित व्यक्तियों की आय। स्वनियोजित व्यक्ति कौन होते हैं? हमारा ही व्यवसाय है और हम ही उसमें सेवाएं दे रहे हैं, तो ये स्वनियोजित। भारत की अधिकांश आय जो है वो इसी श्रेणी में आती है। जितने भी देश में किसान हैं उनकी आय इसी में आएगी, जितने भी दुकानदार हैं, बिजनेसमैन, जितने भी जो व्यवसाय कर रहे हैं उनकी आय भी इसमें आती है। तो यह मिश्रित आय हो गई। अब हमारा तीसरा चरण, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, घरेलू आय जिसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP-FC। यह घरेलू आय है हमारी। इसकी गणना होगी इस विधि में, सबसे पहले NDP-FC आएगा, ये ध्यान रखना है। NDP-FC का फार्मूला इस विधि से क्या है? COE मतलब कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस OS ऑपरेटिंग सरप्लस प्रचलन अधिशेष प्लस MI मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को जोड़ने पर घरेलू आय प्राप्त होती है। अब हम अगला चरण लेंगे कि विदेशों से शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसकी हम गणना कर लेते हैं। नेट निकालना है कि फैक्टर इनकम एब्रोड से आई कितनी और गई कितनी, दोनों का जो डिफरेंस है वही NFI है। इसे ही हम विदेशी आय कहते हैं। तो घरेलू आय में अगर हम विदेशी आय जोड़ दें तो राष्ट्रीय आय आ जाएगी। तो राष्ट्रीय आय NNP-FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करना है। NDP-FC हमारे पास है, अभी ज्ञात किया है। इसमें कौन से लेटर का डिफरेंस है? बीच में ये नेशनल और डोमेस्टिक, घरेलू और राष्ट्रीय। ज्ञात क्या करना है? राष्ट्रीय, बड़ा कंसेप्ट है, तो प्लस विदेशी आय। ये हमारी राष्ट्रीय आय प्राप्त हो गई आय विधि से। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इस विधि में क्या क्या सावधानी रखनी है। सावधानियों में ये देखना है कि कौन सी आय जोड़नी है और कौन सी आय नहीं जोड़नी है। पहले हम लेते हैं हस्तांतरण आय शामिल नहीं, ट्रांसफर इनकम इसमें शामिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके बदले में कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ है, केवल साधन आय शामिल होगी। दूसरा पॉइंट है अवैध क्रियाओं से जो आय होती है, इलीगल एक्टिविटीज, जुआ, तस्करी, चोरी आदि जो अवैधानिक क्रियाएं हैं, उनसे जो भी आय भले हो लेकिन राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा। फिर है पुरानी वस्तुओं की बिक्री से आय शामिल नहीं। जो भी पुराना भंगार हमने बेचा, रद्दी बेची, हमको आय हुई, ये इसमें नहीं आएगा। पुरानी वस्तु क्यों? क्योंकि उसका उत्पादन जब हुआ था तब वह राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल हो चुका है। नेक्स्ट है शेयर बॉन्ड की बिक्री से आय शामिल नहीं। अगर हमने सिक्योरिटीज बेची हैं तो इससे अगर हमें आय हुई है तो ये शामिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि शेयर आदि की बिक्री से केवल मालिकाना हक बदलता है, ओनरशिप बदलती है, इसके बदले में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आकस्मिक आय, विंडफॉल गेन्स। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में? 1 करोड़ रुपये खुल गए, कोई लॉटरी का टिकट लिया और पैसे निकल आए। तो इस तरह से जो विंडफॉल गेन्स हैं वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होंगी। नेक्स्ट है स्वयं के मकान का अनुमानित किराया। यदि मकान मालिक स्वयं के मकान में रहता है तो एक अनुमानित किराया अपनी आय समझना चाहिए, क्योंकि यदि हम कहीं और रहते तो किराया देते। अगर हम नहीं दे रहे इट मीन्स ये भी हमारी अप्रत्यक्ष रूप से आय है। नेक्स्ट है कर्मचारियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मैं मेरी सैलरी से इंश्योरेंस का पैसा कटवा रहा हूं तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरी सैलरी ऑलरेडी जुड़ चुकी है। यहाँ पर मजदूरी और वेतन के अंतर्गत मेरी सैलरी पूरी आ चुकी है, इसलिए अलग से इसमें शामिल नहीं होगा। यह हमारी आय विधि हो गई। अब हम इसके बाद में लेते हैं व्यय विधि। आय विधि के सभी चरण और सावधानियां पूरी हो गई है। नेक्स्ट ले लेते हैं तीसरे नंबर पर हम अपनी व्यय विधि। अब हम लेते हैं व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। नाम से क्लियर है, जैसे आय विधि में हमने क्या किया था, साधनों की आय को जोड़ा था। उत्पादन विधि में क्या किया था, जो उत्पादन हुआ है उसका मूल्य निकाला था। अब है व्यय विधि, तो अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष की अवधि में जो भी अंतिम व्यय हो रहा है, अंतिम व्यय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो हैं वो वस्तुओं और सेवाओं पर जो अंतिम व्यय कर रहे हैं, उन व्ययों को जोड़ने पर
हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। यहाँ हमने लिखा भी 1 वर्ष में सभी क्षेत्रों के व्यय का योग करना है तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। अब व्यय विधि के जो प्रमुख चरण लेते हैं इसमें हम डिटेल में समझेंगे कैसे काउंट होगा। प्रमुख चरण में पहला है अंतिम उपभोग व्यय करने वाली इकाइयों की पहचान। वस्तुओं और सेवाओं पर अंतिम व्यय करने वाली जितनी भी इकाइयां हैं देश में उनकी हम पहचान करते हैं। दूसरा है अंतिम उपभोग व्यय करने वाली इकाइयों का वर्गीकरण और गणना, कि जो भी अंतिम व्यय कर रहे हैं उन क्षेत्रों के अनुसार उनका अलग अलग वर्गीकरण कर लेते हैं और गणना करते हैं। कौन कौन से क्लासिफिकेशन इसमें होगा वो देखें आप। पहला है निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उपभोक्ता, परिवार है, हम सभी लोग जो खर्चा करते हैं अंतिम वस्तु और सेवाओं पर, ये कहलाएगा सी, परिवार क्षेत्र। इसमें कौन कौन आएगा? उपभोक्ता, परिवार और गैर लाभकारी संस्थाएं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। ये जो खर्चा करेंगे वो सब जो है वो सी के अंदर आएगा। यह निजी अंतिम उपभोग व्यय कहलाएगा। फिर है निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। निवेश कौन करता है? उत्पादक क्षेत्र। हम तो सभी उपभोक्ता हैं। निवेश कौन करेगा? उत्पादक, प्रोड्यूसर सेक्टर, फर्म जिसको हम कह दें, फैक्ट्री जिसको हम कह दें। तो इनका जो व्यय है निवेश व्यय, इसको हमने 2 भागों में बांटा है, लेकिन एक और नाम है इसका, इसे सकल घरेलू पूंजी निर्माण GDCF भी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF शॉर्ट में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट को, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। इसके हमने 2 भाग किए हैं। एक तो होता है स्थायी पूंजी निर्माण, जैसे बिल्डिंग बन रहा, प्लांट है, मशीनरी है, ये तो स्थायी पूंजी निर्माण हुआ। और एक होता है स्टॉक में परिवर्तन, कच्चा माल, अर्धनिर्मित वस्तुएं, निर्मित वस्तुएं, इनके स्टॉक में कितना चेंज आया 1 वर्ष की अवधि में। तो ये एक फार्मूला हम बनाते हैं आई या GDCF। ये क्यों बनाया, इतना डिटेल इसलिए कर रहे हैं, जब न्यूमेरिकल आता है तब हमें मालूम नहीं चलता है कि इसका एक टुकड़ा दे दिया तो उसको अगर हम आई समझ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने स्थायी पूंजी निर्माण और चेंज इन स्टॉक को अलग अलग कर दिया है। आई या GDCF इक्वल टू सकल घरेलू स्थायी, देखिए यहाँ फिक्स्ड आ गया, यहाँ स्थायी शब्द आ गया, जबकि यहाँ ऊपर नहीं है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण है, इट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण है, यहाँ केवल फिक्स्ड एसेट्स की बात हुई है। स्थायी पूंजी निर्माण GDFCF में क्या क्या है? भवन, बिल्डिंग है, प्लांट है, संयंत्र, इसके बाद मशीनरी, इन पर हमने जो भी व्यय किया है ना, ये सारा स्थायी पूंजी निर्माण कहलाएगा। प्लस स्टॉक में परिवर्तन पर व्यय, स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक, इसका फार्मूला कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इससे चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक परिवर्तन पर हमने कितना व्यय कर दिया, और एक और प्लस कर दिया हमने मूल्यवान वस्तुओं पर व्यय। सोना है, चांदी है, ये खरीदी मान लो हमने, ये मूल्यवान वस्तुएं हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद दुर्लभ वस्तुएं हैं, कोई महंगी पेंटिंग है, कोई महंगी आइटम्स हैं, तो इन पर दुर्लभ अगर कोई चीज़ें उन पर व्यय है तो वो मूल्यवान वस्तुओं पर व्यय। इन तीनों को अगर हम जोड़े तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट बताता है, टोटल इन्वेस्टमेंट। ये तो हो गया कंजप्शन, ये टोटल इन्वेस्टमेंट। तीसरा हम फैक्टर लेते हैं सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार भी वस्तुएं और सेवाएं खरीदती है और उन पर व्यय करती है। तो सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर जो अंतिम व्यय किया गया, या अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार द्वारा जो व्यय किया गया, उसको हम बोलेंगे जी। चौथा क्षेत्र जो है वह विदेशी क्षेत्र, शुद्ध निर्यात। अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाओं में भाग लेते हैं वो 4 क्षेत्र हमने बांटे हैं। एक तो परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड, जो कि उपभोग करता है। दूसरा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र, जो निवेश करता है। तीसरा है सरकार, और चौथा है विदेशी क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर, जो आयात और निर्यात से जुड़ा हुआ है। तो शुद्ध निर्यात पहले हम पढ़ चुके हैं। नेट एक्सपोर्ट का फार्मूला क्या है?
एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात। ये ध्यान रखें कि ये घरेलू आय का हिस्सा है। x माइनस एम शुद्ध निर्यात जो है वो घरेलू आय का हिस्सा है, ये विदेशी आय नहीं है। अब तीसरा पॉइंट हमारा, सभी इकाइयों के व्यय का योग करेंगे। ये जो 4 क्षेत्र हमने बांटे हैं, इन चारों के व्यय को हम जोड़ देते हैं। व्यय को जोड़ने पर हमको मिलेगी जीडीपी एमपी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एमपी इक्वल टू CIG और x माइनस एम, इन चारों को हमने जोड़ दिया तो ये जीडीपी एमपी आ गई। अब आपको ध्यान रखना है, उत्पाद विधि में भी सबसे पहले जीडीपी एमपी आती है, आय विधि में सबसे पहले एनडीपी एफसी आती है और व्यय विधि में सबसे पहले जीडीपी एमपी आती है। अब जीडीपी एमपी अगर हमारे पास आ गया है तो हम राष्ट्रीय आय की गणना तो कर लेंगे। राष्ट्रीय आय इट मीन्स एनएनपी एफसी, तो राष्ट्रीय एनएनपी एफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी हमारे पास है। फिर वो 3 फार्मूले मैंने जो बताए थे चेंज करने के, जैसे नेट निकालना है शुद्ध, और सकल दिया हुआ है तो शुद्ध छोटा इसलिए माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल ज्ञात करना है, डोमेस्टिक दिया हुआ है तो नेशनल बड़ा है तो विदेशी आय को जोड़ दिया। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, साधन लागत छोटा है तो माइनस हमने एनआईटी कर दिया। ये सारा डिटेल में पिछले वीडियो में सारा समझा चुका हूँ। ये एनएनपीएफसी राष्ट्रीय आय व्यय विधि से आ गई। अब हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि सावधानियाँ क्या रखनी है, मतलब क्या क्या इसमें हमको जोड़ना नहीं है। ये ध्यान रखें कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय ही शामिल होना चाहिए। कौन कौन से व्यय हमको शामिल नहीं करने हैं? पहला है, ये लिखा हमने, ये शामिल नहीं होंगे। कौन कौन से? पुरानी वस्तुओं की खरीद, हमने कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी या सेकेंड हैंड कोई भी चीज़ खरीदी और अगर हमारा व्यय हुआ है, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि उस वस्तु का जिस वर्ष में उत्पादन हुआ है तब वो जोड़ी जा चुकी है। नेक्स्ट है शेयर, बॉन्ड आदि की खरीद। इनकी खरीद करते हैं यदि हमने कोई भी कंपनी के शेयर खरीदे तो इससे केवल उसका मालिक बदलता है, उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मध्यवर्ती उपभोग पर व्यय, कच्चा माल वगैरह हम जो भी खरीदते हैं उसका वैल्यू जो है वो हमको शामिल नहीं करना है क्योंकि हम अंतिम वस्तु को ही लेंगे। नेक्स्ट है सरकार द्वारा हस्तांतरण व्यय। सरकार जितना भी बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन आदि अनुदान वगैरह देती है वो सरकार का भले व्यय हो लेकिन ये राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं आएगा। इस प्रकार से ये व्यय विधि भी पूरी हुई तो राष्ट्रीय आय को मापने की तीनों विधियाँ भी हमारी पूर्ण हो गई है। और इसके आगे अब हम नए वीडियो में आपको राष्ट्रीय आय के जो भी बचे हुए कंसेप्ट हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।